मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, हाँ मैं आपसे जरूर बताऊंगा। बताओ। नाम कर्मा मेरा काजल, पुर है मकान, बापू का नाम बुधिराम मेरे रहा। एक बहना हमारी जो कजरी रही, एक बहना हमारी, एक बहना बहना हमारी जो कजरी रही, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा, एक बहना हमारी जो कजरी रही। हाँ साहब, हाँ मैं गांव काजलपुर का रहने वाला हूं। बाद में डाकू बना, पहले कर्मा गरीब आदमी था, किसानी का काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। माँ बाप थे जो बचपन में मर गए, छोटी सी बहन थी। ये आखिरी सीन है, थोड़ा आप लोग गौर से बैठे हैं, ध्यान दें। कर्मा के साथ क्या क्या हुआ साहब, मैं आपसे सच सारी बातें बताता हूँ। नैनागढ़ में मैंने शादी कर दिया अपनी बहन की। हाँ। बड़े नेक आदमी थे, पर्वत नाम था लड़के का। उनके बाबूजी बड़े सीधे साधे, बगैर दहेज की शादी हो गई। बहन ससुराल चली गई। बहन की शादी में मैंने कर्ज लिया था सेठ रंजीत ओबराय से 50,000 रुपए। ब्याज भरता रहा, गरीब आदमी, 50,000 का ब्याज बहुत होता है। इज्जत के खातिर शादी किया कि बहन सयानी है। पत्नी थी जिसका नाम गौरी था। लगभग 2 साल बीत गया, बहन के घर नहीं जा पाया। लक्ष्मी चली गई। एक दिन पत्नी ने कहा कि चले जाओ, उसको लिवा कर गांव चले आओ। हमने कहा ठीक है जाएंगे। बड़ी उलझन सी हो रही थी मुझे कि मैं कब उसके दरवाजे पहुंचूं, कैसे पहुंचूं। गरीब आदमी झोला लिया, जो था कुछ सामान खरीदा बहन के खातिर। उस झोले में सामान कम थे, लेकिन एक गरीब भाई का अरमान बहुत था कि कजरी के पास पहली बार जा रहा हूं, कुछ लेकर जाता हूं मैं। गरीबी क्या होती है मैंने देखा है साहब। खैर छोड़ो। जब उसके घर पहुंचा तो उसकी सास से मुलाकात हुई। जाते ही उसने मुझसे दहेज की मांग किया। कर्मा हो तुम, चलो अच्छा हुआ आ गए, बड़े दिन बाद आए हो, दहेज ले आए हो। हमने कहा माँ जी, जो मेरे पास था मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया है, मेरे पास क्या है। नहीं नहीं,
मेरे पति भगत ने बताया था 50,000 रुपए, एक हीरो होंडा गाड़ी, एक वॉशिंग मशीन तूने देने का वादा किया था, ला दे मुझे। मैंने कहा इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, मैं एक भिखारी हूं, एक परेशान आदमी हूं। तो जानते हैं साहब, उसने मुझे मारना चालू कर दिया। हालांकि माँ के तरीके थी हमारी, वो उसकी मार से हमें कोई शिकायत नहीं थी कि चलो ठीक है। उससे ये सीख मिली कि अगर गरीब है तो गरीब के यहाँ शादी करना चाहिए, बड़े आदमी के यहाँ शादी गरीब को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये झोले में कुछ सामान है, मेरी बहन को दे दो, मैं कोशिश करूंगा कि 50,000 रुपए और दहेज देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, भाग यहां से, जब लेके आना तो आना, भाग। जाते जाते बहन का चेहरा दिखा दे मुझे, मासूम है, 2 साल हो गया बहन को देखा नहीं, एक बार देख लेता तो सुकून मिलता दिल को। जानते हो बाबू, उस औरत ने मुझे लात से मारा, लेकिन मेरी बहन से मुझको मिलने नहीं दिया। क्या करे गरीब कर्मा, लाचार मजबूर बेबस होकर रोता हुआ अपने गांव वापस चला आया बाबू। मैं चल करके सारी बातें अपनी पत्नी से बताऊंगा। घर आया तो देख रहा हूं कि हमारी पत्नी तड़प रही है साहब, पेट में चाकू लगा हुआ, कर्मा 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 की गुहार लगा रही है। उसे देखा तो वहां की सारी हकीकत भूल गया कि मेरे साथ हुआ क्या था। उठाया उसे, कौन मारा तुझे? सेठ रंजीत ओबराय ने मेरी इज्जत लूट ली। हाँ, पैसे नहीं थे, मंगलसूत्र बेचकर पैसा दे रही थी। उसके बाद उसने कहा कि तू जितनी हरकत कर रहा है मैं चलकर अपने पति से बताऊंगी। तब उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया। ले जाना था अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। मरते समय उसने पूछा कि कजरी कैसी है। मैंने उससे झूठ बोला कि तेरी कजरी बिल्कुल ठीक ठाक है। अपने पति पर्वत के साथ हम दोनों के पास आएगी, रक्षाबंधन के त्योहार पर आएगी गांव। कजरी नहीं आई, नहीं आई, पर्वत के साथ आएगी। हाँ, कजरी का नाम लेते लेते इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मर गई गौरी, उजड़ गया हमारा चमन, वीरान हो गया बाबू। मैं उधर बहन के बारे में सोच रहा हूं। उसके एक घर के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन यहाँ सेब नहीं है, उसको यहाँ से ले जाओ वरना जला के इसे मार दिया जाएगा। मैं समझ गया कि मेरा अंत हो गया। मजबूरन मुझे ये बंदूक उठाना पड़ा और मैंने कसम खाई थी कि जब तक रंजीत ओबराय को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मार दिया साले को, मार दिया उसे। जिस तरीके से उसने मेरी पत्नी को मारा था उसी तरीके से मार दिया उसे मैंने। मैं अपने आप को कानून के हवाले करना चाहता था साहब। मैं वैसा डकैत नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन ही कहा देख रहे हैं आप, हमारी बात सुन रहे हैं और रोते चले जा रहे हैं, आंखों में आंसू। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अरेस्ट किया है डाकू कर्मा को, तकमे को बढ़ा दिया जाएगा। वो देखो फांसी दोगे, लोग आपकी चर्चा करेंगे। क्यों, आखिर बात क्या है? आपकी कहानी सुनकर, आपकी बातों को सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए।
तरस खा रहे हो हमारे ऊपर। वाकई में भाई साहब हाँ आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है। हाँ जरूर ऐसे ही। और आंसू क्यों आ गए हमारी आंखों में? सुनिए हमारी बात को आप। बोलो। गौर से देखो कर्मा, अरे भैया मुझे ऐ खड़ा सा मुने भैया पर बात सुनो, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। आपको ढूंढा मैंने, आपको ढूंढा मैंने, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। अपने सीने से भैया लगा लीजिए, आपको ढूंढा मैंने कहाँ से कहाँ। मुझे गौर से देखिए भैया, अरे मैं वही पर्वत हूं, आपकी बहन कजरी का पति हूं मैं। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना अत्याचार हुआ आपके ऊपर, और मुझे खबर तक नहीं मिली। कहां से कहां मैंने आपको नहीं ढूंढा भैया। बार बार कजरी मुझसे कहती है मेरे भैया नहीं आते मेरे पास। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है, लगता है कि मेरे भैया मुझसे नाराज हो गए हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप कजरी से मिलने हमारे घर आए थे, और मेरी माँ ने आपको पैसे के कारण मारकर भगा दिया। ए भैया, मैं कजरी को अपने साथ में लिवा कर आपके गांव भी आया था, आपकी तलाश में कि मैं तुम्हारे भैया से मिलवाऊंगा। लेकिन वहां आने के बाद आपका पता ही नहीं चला। गांव का कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं बताया कि आप कहाँ गए। रंजीत ओबराय के खिलाफ कोई खड़ा होकर सामने बात नहीं कर सकता। ये दरोगा हमारा पर्वत। और आप कह रहे हैं कि हमारी माँ जैसी भाभी की मौत हो गई। तरस मत खाओ पर्वत, मुझ पर किसी जमाने वालों ने मुझ पर तरस नहीं खाया। नहीं भाई साहब, भीख मांग कर पत्नी का कफन दफन मैंने किया है भाई। ये गांव पूरा सन्नाटा पड़ रहा है रंजीत ओबराय के डर से किसी ने मेरी आवाज को नहीं सुना। ये पूरा गांव सन्नाटा पड़ा। आप कह रहे हैं कि भीख मांग कर भाभी माँ का कफन दफन की। आखिरी बात कुछ करना चाहूंगा मैं तुमसे, मेरे पास टाइम तो नहीं है।
पर्वत, मैं तुम्हें बहुत नेक लड़का समझ करके शादी में अपनी बहन का हाथ तुम्हें दे दिया था। गरीब आदमी था, लेकिन मेरी गरीबी का बड़ा मजाक उड़ाया गया। मानता हूँ। अब तुम मिल गए हो तो कजरी भी मिल जाएगी हमें। सिर्फ इतना बताओ कि बहन कजरी जिंदा है हमारी? हाँ भैया, बस। आपकी बहन जिंदा है। कहाँ है वो? हमारे साथ में, हमारे घर पर, और खुश रहती है। वो कितना खुश रहती है उससे मिलने के बाद पता चलेगा। तुम्हारी माँ के बर्ताव से मैंने मालूम कर लिया कि परिवार कैसा है आपका। ये बात हमें समझने की जरूरत नहीं है पर्वत। उस माँ के बेटे हो जिस माँ के अंदर कोई संस्कार नाम का चीज नहीं है। जानता हूँ भैया, इसीलिए तो अपनी माँ से मैं अलग हो गया। बहन कहाँ मिलेगी हमारी? आपसे वादा तो किया मैं कि आपको किसी से मिलना है तो जरूर मिलवाऊंगा। आपने हमसे वादा किया है मरने से पहले एक बार अपनी बहन को देखूंगा मैं। बाकी हमारी फांसी शौक से दे सकते हैं आप। आपसे हमारी कोई शिकायत, कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, एक लड़ाई जरूर है आपसे। इस सेटल होने से पहले आप हमारे पर्वत हैं। आप हमारी कजरी का सुहाग है। एक चीज मांगता हूँ, मेरी मरने से पहले मेरी बहन को एक बार मुझे दिखा दे। बुलाओ हमारी बहन को, मैं उसे देखना चाहता हूँ। भैया, हाँ, हमें माफ कर दीजिएगा। यहाँ से बहुत दूर है कजरी, और इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपसे मुलाकात करवा सकूं। मजबूर हो तुम भी? बहुत ही ज्यादा मजबूर हूं भैया। ठीक है, लगा दो फांसी। कम से कम इतना तो होगा कि मेरी मरने की खबर हमारी बहन तक पहुंच जाएगी। बहन का सुहाग, बहन नहीं तो उसका सुहाग सामने है। इतने पे भी मैं खामोश हो जाता हूँ। चल भाई। कैसे फांसी लगा दूं भैया? मैं आपके गले में कैसे फांसी का फंदा लगा दूं? अगर कजरी मुझसे कहेगी कि मेरे भैया के पास क्यों नहीं लेकर चल रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि इन्हीं हाथों से मैं तेरे भैया की फांसी देकर आ रहा हूं? क्या जवाब दूंगा? ये सवाल तुम अपने आप से कर सकते हो, मुझसे नहीं। कानून के रखवाले हो, जो तुम्हारा काम है उसे करना होगा तुम्हें। करना पड़ेगा। ठीक है, चल भाई।